Today let's start with the second chapter of class 10th, that is work, energy and power. आज के इस टॉपिक में हम बेसिकली वर्क के बारे में पढ़ेंगे. ठीक, अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्क क्या है तो आप बोलेंगे व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी इज कॉल्ड वर्क. लेकिन अगर एक क्वेश्चन पुट अप करूं, क्वेश्चन ये है मेरा कि अगर कोई आदमी लगातार हैवी ट्रक को धक्का दे रहा है और वो ट्रक हिल नहीं रहा है, दूसरा वही एक लड़का अगर दीवार को धक्का दे रहा है, तीसरा अगर बहुत देर आप एक जगह बैठे हुए हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या इन तीनों केसेस में कुछ वर्क हुआ? अगर इन तीनों केसेस को ध्यान से देखेंगे तो कोई भी अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं हुआ है. देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट. न ट्रक अपनी जगह से हिला, न दीवार अपनी जगह से हिली, न आप अपनी जगह से हिले हैं. तो जब भी बॉडी में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट अगर बॉडी में जीरो है तो वर्क डन भी जीरो होगा. तो उसी डेफिनेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें. क्या डेफिनेशन हो जाएगी अब? व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी एंड द बॉडी मूव्स, दैट इज देयर इज सम डिस्प्लेसमेंट इन द बॉडी. ठीक, अब चलिए हम आते हैं कि जो वर्क है ये किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है. मतलब वर्क के कुछ फैक्टर्स डिस्कस कर लिया जाए. तो सबसे पहला फैक्टर जो अभी हमने देखा कि फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, मतलब वर्क किस पर डिपेंड करता है कि हम किसी बॉडी में कितना फोर्स अप्लाई करते हैं. और इनमें रिलेशन क्या होता है? वर्क इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. फोर्स बढ़ेगा तो वर्क भी बढ़ेगा. ऐसे ही बी पार्ट पे आओ तो ये डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं, और वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस होता है. डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा तो वर्क भी बढ़ेगा. थर्ड पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम बोलते हैं एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में कितना एंगल है उस पर ये डिपेंड करता है, और उस एंगल को हम थीटा से डिनोट करते हैं. जो डिपेंडेंसी है वर्क की वो इसका कोसाइन ऑफ थीटा है. मतलब वर्क किस पर डिपेंड करेगा? कॉस ऑफ थीटा पर डिपेंड करेगा. ठीक, अब देखिए, अब इसको कंबाइन कर दो तो ये हो जाएगा वर्क इज प्रोपोर्शनल टू एफ एस कॉस थीटा. सबको कंबाइन कर दिया और प्रोपोर्शनैलिटी हटाओगे तो हो जाएगा इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा. और जैसा कि आप देख रहे हैं कि जब हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं, इक्वल टू लगाते हैं, तो उसका मतलब कुछ कांस्टेंट पुट करते हैं. तो यहां पर कांस्टेंट क्या है? 1 है. तो भाई ये फॉर्मूला हो गया कंप्लीट फॉर्मूला, वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा. ठीक, अब इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि जो फोर्स है, जब भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो जरूरी नहीं है कि फोर्स जो है आपका वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में हो. देखिए फिर से समझिए इसको. अगर एक लड़का है वो लगातार किसी भारी चीज टेबल को धक्का मार रहा है तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में हो रहे हैं. अगर आप ध्यान दें तो दोनों के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री लग रहा है. इसको देखिए, दोनों के बीच का जो एंगल है दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा क्या हो जाएगा? 0 डिग्री. मतलब कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1. तो फोर्स, तो वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एफ इंटू एस, क्योंकि कॉस 0 डिग्री की जगह 1 पुट करोगे. तो ये तो बहुत आसान सी कंडीशन हुई. आपने जहां धक्का मारा बॉडी उसी डायरेक्शन में बढ़ी. लेकिन अब हम दूसरी कंडीशन पर आते हैं. अगर आप फोर्स किसी बॉडी में अप्लाई करें, जैसे आप फोर्स इस पर लगा दें इस तरीके से, लेकिन ये बॉडी सामने ना जाकर के किसी ढलान पर, कोई ढलान है वहां पर ऊपर की तरफ मूव कर रही है, तो इसका मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है और फोर्स बिल्कुल सीधा लग रहा है. तो दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है? थीटा है. जब भी ऐसी कोई कंडीशन होगी जहां पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं होगा, वहां पर कोई ना कोई एंगल एग्जिस्ट कर रहा होगा, और उस कंडीशन में वर्क का फॉर्मूला हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा. अब बेटा देखिए, कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है.
वर्क का फॉर्मूला हमेशा ही यही रहता है, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ऑटोमेटिकली cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी और वर्क आपका Fs हो जाएगा। तो आपको कुछ याद नहीं करना है कहां लगेगा कहां नहीं लगेगा, कोई टेंशन की बात नहीं, हमेशा ही यही फॉर्मूला लगेगा, बस यही एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एंगल कुछ भी हो बस उसको पुट कर देना है, अगर 0 डिग्री है तो वर्क इज इक्वल टू Fs, 90 डिग्री है तो cos 90 इज इक्वल टू 0, मतलब जो भी एंगल है वो उस फॉर्मूले में पुट हो जाएगा और वर्क का आपको कंप्लीट आंसर दे देगा। अगर हम वर्क की यूनिट पर आए तो जो वर्क की फंडामेंटल यूनिट होती है वो होती है जूल, ठीक है, ये आपकी उसकी यूनिट होती है और ये यूनिट उसकी एसआई यूनिट होती है। अगर इसकी सीजीएस यूनिट देखें, सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क, तो वो होती है अर्ग, ठीक है। अब इसकी डिराइव्ड यूनिट देखें, मतलब फॉर्मूले में देखें तो देखिए फोर्स क्या होता है न्यूटन और एस माने डिस्प्लेसमेंट, मतलब अगर जूल को लिखना है तो उसको 1 न्यूटन मीटर भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अगर अर्ग को लिखना है तो इसको बताइए क्या लिखेंगे, न्यूटन की सीजीएस यूनिट होती है डायन और मीटर की सीजीएस यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर। तो इनको इस तरीके से डिराइव्ड यूनिट के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। अब एक क्वेश्चन बार बार पूछते हैं कि भैया बताओ कि रिलेशन बिटवीन जूल और अर्ग, इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, तो बड़ा आसान है। देखिए 1 जूल इज इक्वल टू, हमने अभी देखा 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर लिख सकते हैं, ठीक। न्यूटन को आपको लिखना है सीजीएस में, तो क्या लिखोगे 10 रेज़ टू द पावर 5 डाइन न्यूटन होता है। मीटर को लिखना है तो ये हो जाएगा 10 रेज़ टू द पावर 2 सेंटीमीटर, और हमने देखा डाइन सेंटीमीटर किसके बराबर है, अर्ग के बराबर है, मतलब 10 रेज़ टू द पावर 7 डाइन सेंटीमीटर की जगह लिख दोगे अर्ग, और ये हो जाएगा 1 जूल इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर 7 अर्ग। तो ये तो बेसिक यूनिट हो गई वर्क की। अब हम स्पेशल केसेस ऑफ वर्क में आते हैं। स्पेशल केसेस की बात करें तो देयर आर 3 स्पेशल केसेस ऑफ वर्क। सबसे पहला जो स्पेशल केस हम डिस्कस करेंगे दैट इज पॉजिटिव वर्क डन, दूसरा जीरो वर्क डन, और थर्ड है आपका नेगेटिव वर्क डन, ठीक है। चलिए पॉजिटिव वर्क डन में आते हैं। पॉजिटिव वर्क डन का मतलब हुआ कि वर्क की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए। भाई कैसे आती है, देखिए ये तभी आती है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में हो रहे हो, तो उस कंडीशन में क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है तो थीटा 0 डिग्री हो जाता है, cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाती है, और अगर फॉर्मूले में पुट करें Fs cos 0 डिग्री तो आंसर क्या आ जाएगा Fs, मतलब पॉजिटिव वैल्यू। तो वर्क डन इस कंडीशन में पॉजिटिव होता है, किस कंडीशन में, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और उसका एग्जाम्पल भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर याद हो कि एक लड़का अगर एक टेबल को लगातार धक्का मारा है सामने की तरफ तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, ठीक, वही है पॉजिटिव वर्क डन। सेकंड पर आ जाओ, सेकंड है आपको जीरो वर्क डन। भाई जैसा नाम बोला है वैसे ही आंसर आने वाला है, मतलब वर्क डन 0 मिलेगा। कौन सी कंडीशंस होती हैं जिसमें वर्क डन 0 होता है? पहली कंडीशन जो शुरुआत में डिस्कस किया था कि बॉडी में अगर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो वर्क डन 0। दीवार को इसको मैं धक्का मारूं लगातार, ये अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा है, डिस्प्लेसमेंट 0, मतलब वर्क डन 0, ठीक। अब बी पार्ट में आ जाओ। बी पार्ट जो है वो ये कहता है कि अगर फोर्स इस तरीके से लग रहा है और बॉडी में डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, मतलब दोनों के बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री आ रहा है। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री आ रहा है तो cos 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो वर्क वाले फॉर्मूले में अगर आप cos 90 डिग्री पुट करोगे तो वर्क डन कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो दो कंडीशन है जिसमें वर्क डन 0 आता है, एक तो ये डिस्प्लेसमेंट 0, दूसरा व्हेन एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री, ठीक। अब आप कहेंगे कि ऐसा कौन सा है भाई, कुछ देखो भाई इसके एग्जाम्पल हैं। अगर मून है वो लगातार पृथ्वी का चक्कर मार रहा है तो आप देखेंगे कि मून पर जो फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ वो हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स, और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है मून का वो टेंजेंट है उस ऑर्बिट के अलोंग।
तो दोनों के बीच का एंगल देखिए 90 डिग्री आ रहा है, तो cos 90 डिग्री की वैल्यू 0, तो इस कंडीशन में मून ने कोई भी वर्क नहीं किया, वर्क डन हो गया। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, अगर कोई लड़का है वो यहां पर ऐसे चल रहा है, ठीक है, कोई लड़का है वो आगे की तरफ चल रहा है, अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी, अब देखो भैया वर्क डन भी अलग ही मिस्ट्री है। वर्क डन जरूरी नहीं है कि जो कर रहा है उसी के बेसिस में फिजिक्स में पूछा जाए, मतलब अगर ये लड़का चल रहा है तो जरूरी नहीं है पूछे वर्क डन बाय बॉय। इस लड़के पर बहुत से लोग हैं जो काम कर रहे हैं, जैसे वो चल रहा है क्योंकि पृथ्वी के अंदर है तो पृथ्वी अपनी तरफ खींच रही है, तो ग्रेविटी भी काम कर रही है। वो आगे की तरफ चल रहा है तो रोड की वजह से फ्रिक्शन लग रहा है पीछे, तो वो भी काम कर रहा है, मतलब वर्क डन फ्रिक्शन भी कर रहा है। उसी लड़के के ऊपर वर्क डन ग्रेविटी भी कर रहा है और वो लड़का खुद में वर्क डन कर रहा है। तो अगर हम क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दें, हम पूछें कि वर्क डन बाय ग्रेविटी बताओ कितना होगा, तो भाई आप बोलेंगे कि ग्रेविटी तो हमें नीचे की तरफ खींचती है, ठीक है, और लड़का सामने की तरफ जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट सामने हो रहा है। अब खुद ही देखकर बताओ दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री की वैल्यू फिर से 0 और वर्क डन 0 हो जाता है, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि वर्क डन कैसे अलग अलग केसेस में एक ही सिचुएशन है लेकिन कई लोग काम कर रहे हैं और आंसर भी अलग अलग आने वाला है, ठीक है भाई, यही बात है फिजिक्स की। नेगेटिव वर्क डन में आ जाओ। नेगेटिव वर्क डन की कहानी क्या है कि वर्क डन नेगेटिव आना चाहिए, भाई नाम ही बता रहा है उसमें, हमने क्या बता दिया ऐसा, ठीक। ये तभी होता है जब फोर्स आगे की तरफ लग रहा हो और बेटा बॉडी में डिस्प्लेसमेंट पीछे की तरफ हो रहा हो, तो दोनों के बीच का एंगल बताओ कितना है, 180 डिग्री। और भाई मैथ्स तो पढ़ी होगी, cos 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है, इसको उठाकर फॉर्मूले में पुट करोगे तो -fs मिल जाएगा, मतलब नेगेटिव वर्क डन हो जाएगा। तो फोर्स आप आगे लगा रहे हैं पर बॉडी पीछे डिस्प्लेस हो रही है। अब ये भी बड़ा असमंजस में फंसे होगे तुम कि ये ऐसा एग्जाम्पल कहां से लाए, भाई है इसका भी सोल्यूशन है, टेंशन मत लो, इसका एग्जाम्पल ढूंढते हैं। अगर कोई बॉल को लगातार ऊपर की तरफ फेंको और हम पूछे वर्क डन बाय ग्रेविटी बताओ, तो बॉल ऊपर जा रही है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर और फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री, तो वर्क डन नेगेटिव हो गया। भाई बड़ा मजेदार एग्जाम्पल था। दूसरे पर आ जाओ, लड़का आगे चल रहा है, ठीक, डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, मैं पूछूं वर्क डन बाय फ्रिक्शन बताओ, फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू नेगेटिव हो गया। तो भाई ये दो एग्जाम्पल मैंने दे दिए जिसके थ्रू आपको पता चल गया कि वर्क डन नेगेटिव पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग कहानी हो गई वर्क डन की। आपने अभी तक जितना वर्क डन पढ़ा होगा, अब थोड़ा एडवांस लेवल का वर्क डन पढ़ना है। फिजिक्स में वर्क डन की कहानी बिल्कुल अलग हो जाती है। अगर किसी के मन में इससे रिलेटेड कोई सवाल हो या कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आपका फंस रहा हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से मेंशन करिए, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगी। सो दिस इज ऑल अबाउट वर्क बाय एनर्जी। थैंक यू।